Hello friends, my name is Akshay. In today's video we will understand the chapter Election and Representation. जैसा कि आपको पता है कि ये चैप्टर हमारी 11th क्लास की इंडियन पॉलिटी से है। ये चैप्टर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है कि आप कभी ना कभी तो वोट करोगे, तो वोट करने से पहले आपको पता तो होना चाहिए कि भैया हमारे इंडिया में कौन सा इलेक्शन सिस्टम है, हमारी इंडिया ने कौन सा इलेक्शन का मेथड अडॉप्ट कर रखा है और ये इलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सा कमीशन लेता है, उस कमीशन का फंक्शन क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता तो होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझेंगे। अब पहले हम समझेंगे भैया डेमोक्रेसी क्या होती है। ये तो आपने पढ़ रखा होगा पहले कि भैया डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर रूलर एस या यानी कैंडिडेट आर इलेक्टेड बाय सिटीजन्स ऑफ एनी रीजन। मतलब डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट का फॉर्म होता है जहाँ किसी भी रूलर को उसके सिटीजन्स के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, अब ये इलेक्शन हमारी डेमोक्रेसी का ही कॉम्पोनेंट्स है। ठीक, अब डेमोक्रेसी के हमारे दो कंपोनेंट्स हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। पहले समझेंगे डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज वन वेयर सिटीजन्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द डिसीजंस मेकिंग। दे कैन इजिली मेक द एनी डिसीजंस एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस बाय मेकिंग द ग्रुप्स एंड बाय असेंबलिंग। ठीक, इसका एग्जाम्पल दिया है ग्रीस एंड स्विट्जरलैंड। पहले समझेंगे। देखो, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एक डेमोक्रेसी का ऐसा मेथड है या एक ऐसा तरीका है जहाँ डिसीजंस या कोई भी रूल्स रेगुलेशन लोग डायरेक्टली ले सकते हैं। ठीक, उन्हें किसी भी रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें लिखा है कि मैनी वुड थिंक दैट लोकल गवर्नमेंट्स, जैसे कि ये इस तरीके की डेमोक्रेसी हमारे इंडिया में भी है। लोकल गवर्नमेंट में आपने देखा हो पंचायत में या म्यूनसिपैलिटीज़ में लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी इशूज़ के बारे में, है ना। अब इसमें कहा है कि दिस काइंड ऑफ डेमोक्रेसी कैन नॉट बी प्रैक्टिसाइज वेयर डिसीजन हैज़ टू बी टेकन बाय लाख्स एंड करोड्स ऑफ पीपल। मतलब इस प्रकार का डेमोक्रेसी उन जगह फॉलो नहीं होगा जहाँ भाई डिसीजंस कोई लाख एंड करोड़ लोग ले रहे हैं। ये सिर्फ वहीं पॉसिबल है जहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है, जैसे कि ग्रीस है, स्विट्ज़रलैंड है। तो हमारी इंडिया में तो पॉसिबल नहीं है। तो हमारी इंडिया में क्या है वो हम नेक्स्ट समझेंगे। जैसा कि हमें पता है कि भैया डेमोक्रेसी दो कंपोनेंट्स हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब सेकंड हमारा क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसमें क्या होता है, वेयर सिटीजन्स इन्वॉल्व ओनली इनडायरेक्टली थ्रू इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। मतलब यहाँ सिटीजन डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते लेकिन इनडायरेक्टली करते हैं। वो अपने किसी कैंडिडेट को या अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, वो उनको करते हैं रिप्रेजेंट। जैसे कि लिखा है ऑल द मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन द बिहाफ ऑफ इलेक्टर्स। मतलब इलेक्टोरल के बिहाफ पर जो इन्होंने जो रिप्रेजेंटेटिव चुने हैं वो इनके डिसीजंस लेते हैं। अब जैसे कि इंडिया में हमें पता होगा जैसे कि और यूएसए में है। अब इनडायरेक्ट के भी दो कंपोनेंट्स होते हैं, द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के दो कंपोनेंट्स हैं, एफपीटीबी सिस्टम और पीआर सिस्टम। तो हम इसमें समझेंगे एफपीटीबी सिस्टम क्या होता है। ये हमारे एक्चुअली बेसिक इंडिया में है। अब इंडिया में हमने इसको क्यों अडोप्ट किया है वो भी हम समझेंगे। पहले समझते हैं क्या है। द एंटायर कंट्री इज डिवाइडेड इंटू 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज। मतलब इसमें इंडिया का एग्जाम्पल दे रखा है। इसमें क्या होता है कि किसी भी कंट्री को उसकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया जाता है और ईच कॉन्स्टिट्यूंसीज इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव्स। और जो क्षेत्र है वो सिर्फ एक ही रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करेगा। इसका मतलब बेसिक फंक्शन क्या होता है कि इफ़ एनी कैंडिडेट्स हु सिक्योर्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इन दैट कॉन्स्टिट्यूंसीज इज डिक्लेयर्ड विनर। मतलब किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज में अगर कोई भी कैंडिडेट हाईएस्ट नंबर वोट लाता है वो विनर है, जैसा कि हमें पता होगा। ठीक, और वो कह रहे हैं कि द कैंडिडेट्स विच इज़ अहेड ऑफ अदर, जो कैंडिडेट किसी अदर कैंडिडेट से आगे है, ठीक, उसको बोलते हैं प्लुरैलिटी। अब इसमें क्या होता है, जो वोटर्स होते हैं या तो वो कैंडिडेट को दे सकते हैं प्रेफरेंस या पार्टी को दे सकते हैं। ठीक, इसका एग्जांपल हमारा इंडिया है, यूके है और यूएसए है। ठीक है, ये तो हमारी इंडिया में बेसिकली पता होगा आपको, सिंपल सा है। लेकिन पीआर सिस्टम क्या होता है वो हम समझेंगे। अब हम समझेंगे पीआर सिस्टम। इसमें क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है उसको या तो इसमें क्या होता है कि द लार्ज एरिया आर डिवाइडेड अ नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज और मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूंसीज। या तो किसी भी इसमें क्या होता है, जो कोई भी कंट्री है अपने क्षेत्रों को या तो सिर्फ सिंगल में रखेगी या मल्टीपल रखेगी, है ना। वो इनकी प्रेफरेंस है, वो या तो मल्टीपल रख सकते हैं या सिंगल रख सकते हैं। और उसमें क्या लिखा है कि मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव्स मे बी इलेक्टेड फ्रॉम वन कॉन्स्टिट्यूंसीज। एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट किए जा सकते हैं इसमें। लेकिन वोटर्स ओनली गिव द प्रेफरेंस ऑफ द पार्टी
यहाँ जो वोटर है, वोटर को पता नहीं कि वो कौन से कैंडिडेट को दे रहे हैं, उन्हें सिर्फ पार्टी के बारे में पता होगा। इसमें क्या होता है, ईच पार्टी इज़ अलॉटेड अ नंबर ऑफ सीट्स इन द हाउस इन द प्रोपोर्शंस ऑफ वोट। मतलब इस सिस्टम में क्या होता है, आपको वोट मिलेंगे। इस सिस्टम में क्या होता है, जो आपको सीट दी जाती हैं आपके वोट के अकॉर्डिंग, कि आपके वोट कितने आए हैं, वोट के परसेंटेज के अकॉर्डिंग दी जाती है आपको सीट्स। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल लिखा है, इजराइल है, नीदरलैंड है। अब इजराइल नीदरलैंड किसका एग्जांपल है, इन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज को सिर्फ सिंगल रखा है, यानी अ लार्ज एरिया डिवाइडेड सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो सिंगल का एग्जांपल है इजराइल और नीदरलैंड्स। हाँ, जैसे कि हमने समझा कि पीआर सिस्टम में क्या होता है, यहाँ सीट्स दी जाती हैं किसके अकॉर्डिंग, कि वोट के अकॉर्डिंग, कि आपको कितना परसेंटेज वोट मिला है। अब हम एग्जाम्पल समझेंगे। अब हमारे इंडिया में उसको एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे कि मान लीजिए बीजेपी है, बीजेपी ने लोकसभा में 30% वोट लिए हैं। ठीक, तो इनको सीट कैसे मिलेगी, इनको सीट्स मिलेगी वोट के अकॉर्डिंग, कि इन्होंने कितने परसेंट वोट लिए, 30% वोट्स। तो लोकसभा में 43 डिवाइडेड बाई 100, तो इसका अप्रॉक्स हो जाएगा 162। इसका अप्रॉक्स 162 हो जाएगा। ये एक इमेजिन किया है मैंने, एक्चुअली इंडिया में ये फॉलो नहीं होता। आगे क्या कह रहे हैं, आगे ये कह रहे हैं कि अदर मेथड इज़ वैन वेयर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू मैनी मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूंसीज। इसका एग्जांपल लिखा है अर्जेंटीना, पुर्तगाल। यानी ये अर्जेंटीना, पुर्तगाल में पीआर सिस्टम ही है, लेकिन वहाँ क्या है, एक्चुअली वहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसीज का थोड़ा डिफरेंट है। वहाँ इन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज को मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूंसी डिवाइड कर रखा है। और ये इसराइल में और नीदरलैंड्स में, यहाँ सिर्फ पूरी कंट्री सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसीज में है, लेकिन उनका जो फॉर्मेट है, उनको वोट का जो सीट्स का फॉर्मेट है, वो उनका वोट परसेंटेज पे ही रहेगा। लिखा है बोथ वेरिएशंस वोटर्स एक्सरसाइज द प्रेफरेंस पार्टी नॉट अ कैंडिडेट, कॉन्स्टिट्यूंसीज आर अलॉटेड ऑन द बेसिस ऑफ वोटर्स। मतलब कह रहे हैं कि इन दो वेरिएशंस आए हैं। अब दोनों वेरिएशंस में क्या होता है, जो वोटर्स हैं सिर्फ पार्टी को ही प्रेफरेंस देंगे, कैंडिडेट को नहीं देंगे। आगे कह रहे हैं कि इन इंडिया वी हैव अडॉप्टेड पीआर सिस्टम। अब इसमें कह रहा है कि भाई थोड़ा सा भैया हमने इंडिया ने भी थोड़ा पीआर सिस्टम को अडॉप्ट किया है, जैसे कि ओनली फॉर लिमिटेड स्केल फॉर इंडिया डायरेक्ट इलेक्शन। हमारी इंडिया ने थोड़ा छोटे स्केल में किया है, जैसे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में, राज्यसभा में, विधान परिषद में, इनके इलेक्शंस में हमने पीआर को अडॉप्ट किया है। अब हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि हमने इंडिया ने एफएटीव सिस्टम को अडॉप्ट क्यों किया है, पीआर को क्यों नहीं किया। तो उसके कुछ रीजंस दिए गए हैं, चलिए देखते हैं। अब पीआर सिस्टम इज़ ए कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम। जो पीआर सिस्टम है आपने देखा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यहाँ सीट्स दी जाती हैं वोट के अकॉर्डिंग, यानी वोट के प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग, वोट के परसेंटेज के अकॉर्डिंग यहाँ सीट दी जाती है। तो लिखा है पीआर सिस्टम इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड विच कैन वर्क इन स्मॉल कंट्रीज़, जो कि छोटी कंट्रीज़ में ही पॉसिबल है, लेकिन दैट वुड बी इम्पॉसिबल टू वर्क इन इंडिया लाइक कंट्री। ये हमारी इंडिया लाइक कंट्री बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। और कह रहे हैं कि जो हमारा एफएटीव सिस्टम है ये वोटर्स के लिए बहुत इजी है, वोटर के अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इजी है, क्योंकि हु मे नॉट हैव नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स। जैसे आपको पता है कि हमारी इंडिया में वोटर्स के ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो उनके लिए हमने एफएटीव सिस्टम को अडॉप्ट कर रखा है। आगे कह रहे हैं कि वोटर्स में आइदर गिव ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू पार्टी और कैंडिडेट। अब एफएटीव सिस्टम में क्या होता है कि या तो वोटर पार्टी को दे प्रेफरेंस या कैंडिडेट को दे, मतलब वोट या तो कैंडिडेट को देकर दे या पार्टी को देकर दे। लेकिन पीआर में ऐसा नहीं होता। पीआर में सिर्फ यू कैन ओनली गिव द प्रेफरेंस टू द पार्टी, वह पार्टी की प्रेफरेंस में ही देवोगे आप वोट। और आगे कह रहे हैं कि इन एफएटीव में क्या होता है, जो वोटर्स होते हैं उन्हें अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में अच्छी जानकारी रहती है। पीआर में तो पता ही नहीं है, उनमें वहाँ तो रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं है, वहाँ तो सिर्फ पार्टी के हिसाब से वोट देते हैं। आगे कह रहे हैं कि पीआर सिस्टम में क्या होता है, ये थोड़ा पॉसिबल नहीं होता, बड़ा डिफिकल्ट है, बड़ा मेजोरिटी नहीं आती, कि वोट तो सभी को मिलने हैं, इसलिए वहाँ मेजोरिटी नहीं आती। ठीक, आगे कह रहे हैं कि बट इन एफएटीव सिस्टम जनरली गिव अ लार्ज पार्टी और कोलिजन सम एक्स्ट्रा बोनस। मतलब एफएटीव सिस्टम में आपने देखा होगा कि सारी पार्टी कोलिजन कर सकती हैं। और आगे कह रहे हैं कि एफएटीव सिस्टम्स वर्क स्मूथली एंड इफेक्टिवली, और एफएटीव सिस्टम अच्छे से इफेक्टिवली वर्क करता है। जैसा कि आपको पता हो कि अब हम समझेंगे रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज। जैसा कि आपको पता हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस ने रिजर्वेशन दे रखा है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, या किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज में हमने रिजर्वेशन दे रखा है। अब हमने रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्वेशन क्यों दिया है, इसकी एक हिस्ट्री रही है, वो हम समझेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारी इंडिया में एफएटीवी सिस्टम है, एफएटीवी सिस्टम। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, कोई भी अगर कैंडिडेट हाईएस्ट नंबर वोट लाता है, ज़्यादा वोट लाता है, मान लीजिए 4 कैंडिडेट हैं,
अब 4 में से एक को मिले हैं, वो तो पता होगा, ऑब्वियसली बात है आपको, 10 है, 9 है, 8 है, 7 है। तो इनमें से किसी भी कैंडिडेट को अगर ज़्यादा वोट मिले हैं तो वो कौन है, वो विनर, ऐसा विनर हो जाएगा। तो ये हमारे इंडिया में एफिटिव सिस्टम ऐसा कहता है। लेकिन मान लीजिए कोई कॉन्स्टिट्यूंसीज है, उसका नाम है ए, ठीक। अब इसमें एक क्लास है, इस क्लास का नाम है जनरल क्लास। अब दूसरी क्लास इसमें कौन सी है, दलित्स। अब इस कॉन्स्टिट्यूंसीज में जनरल्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है, इनकी पॉपुलेशन कम है। तो अगर इलेक्शंस आते हैं तो ये तो भाई कभी भी नहीं बन पाएंगे, ये तो कभी भी इलेक्शन लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, लेकिन जीत नहीं पाएंगे। क्यों, इनकी पॉपुलेशन तो कम है ना। तो इसलिए ये एफिटिव सिस्टम इन क्लास के लिए बहुत डिसएडवांटेजेस है। देखा ना, एफिटिव सिस्टम इज ए डिसएडवांटेज टू द स्मॉलर सोशल ग्रुप्स। जो एफिटिव सिस्टम है इनके लिए तो बहुत डिसएडवांटेजेस है। तो इसलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया कि भैया हम कॉन्स्टिट्यूंसीज देंगे, हम कॉन्स्टिट्यूंसीज में रिजर्वेशन देंगे। जैसे कि उन्होंने 2 मेथड्स दिए थे, सेपरेट इलेक्टोरेट और रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज। वो हम समझेंगे अब। पहले हम समझेंगे सेपरेट इलेक्टोरेट। इसमें क्या होता है, अब फॉर इलेक्टिंग अ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर कम्युनिटी ओनली दोज वोटर वुड बी एलिजिबल हु बिलोंग टू दैट कम्युनिटी। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई कॉन्स्टिट्यूंसीज है, इसको कर दिया हमने रिजर्व, इसका नाम क्या है, सेपरेट इलेक्टोरेट। अब इसमें क्या होगा, अगर किसी कम्युनिटी को एज आ हमें रिप्रेजेंटेटिव बनाना है, मान लीजिए कोई कम्युनिटी में कौन सी है, मुस्लिम है, ठीक है। अब इसमें इस सिस्टम में क्या होगा कि जो मुस्लिम ही वोट करेंगे और मुस्लिम ही कौन होंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। मतलब वोट अगर इस कॉन्स्टिट्यूंसीज में कोई अलग है, जैसे कि ब्राह्मण हैं, शूद्र हैं, या कोई अलग हैं वैसे वगैरह, तो वो वोट नहीं करेंगे, वोट सिर्फ यही वोट करेंगे और यही बनेंगे। तो ये भैया एक आइडिया ऑफ सेपरेटिज्म है। ये हमारी इंडिया की डिसइंटीग्रेशन के लिए बहुत बेकार है, ये हमारे इंडिया की इंटीग्रेशन के लिए बहुत बेकार है। तो इसलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने इस मेथड को एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया इसको, इसका नाम है रिजर्वेशन, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो अब इसको हम समझेंगे। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज में क्या होता है, ऑल द वोटर्स इन कॉन्स्टिट्यूंसीज आर एलिजिबल टू वोट। मतलब किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज में सारे वोटर एलिजिबल हैं, लेकिन जो कैंडिडेट होगा मस्ट बिलोंग टू दैट ओनली पर्टिकुलर कम्युनिटी, लेकिन कैंडिडेट उसी का होगा, ठीक है। सम सोशल पार्ट ऑफ विच सीट्स रिजर्व। हमारे इंडिया में कुछ पार्ट्स में सीट्स रिजर्व की गई हैं, जैसे लोकसभा में की गई हैं और स्टेट असेंबली इलेक्शंस में की गई हैं, यानी लोकसभा में की गई हैं और विधानसभा असेंबलीज में हमने स्टेट में भी रिजर्व की गई हैं। जैसे कि बात करें लोकसभा की, तो हमारे इंडिया में जो एससी कम्युनिटी है, जो एससी शेड्यूल कास्ट है, उसकी 84 सीट्स रिजर्व हैं, सेपरेट नहीं है। ये सिस्टम तो उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, इसको किया। तो 84 तो सिर्फ उनकी एससी कास्ट के लिए ही है और एसटी 47 के लिए है, और जो बची हैं जो जनरल कैटेगरी की हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि भैया जी हमने इसको रिजर्व किया, हमने इसको रिजर्व किया, ये कॉन्स्टिट्यूंसी को रिजर्व कौन करता है। तो वो रिजर्व कौन करता है, मतलब लिखा है हु डिसाइड्स विच कॉन्स्टिट्यूंसीज इज टू बी रिजर्व। मतलब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है कि हाँ भैया इस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिजर्व होना चाहिए, इसको नहीं होना चाहिए। तो एक हमारे इंडिया में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसका नाम है डीलिमिटेशन कमीशन। अ डीलिमिटेशन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो इसका प्रेसिडेंट है, जो इसका चेयरमैन है, उसको हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और ये कमीशन इलेक्शन कमीशन के साथ काम करती है। अब इसके बारे में हम जानते हैं कुछ क्या है ये। पहले समझेंगे भैया जो हमारी डीलिमिटेशन कमीशन है, इसका फंक्शन क्या है, इसका पर्पस क्या है। ड्राइंग अप द बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑल ओवर द कंट्री। हमारी कंट्री में, जैसे आपको पता है कि हमारी कंट्री में 543 लोकसभा सीट्स हैं, तो उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज को बनाता है ये कि ये इसकी है, ये इसकी है। अब रिजर्वेशन कैसे करेगा ये, अ कोटा ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी इज टू बी रिजर्व ए फिक्स डिपेंडिंग अपन द प्रोपोर्शंस ऑफ एसटी एंड एसटी। मतलब जो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिजर्व करना है वो एससी या एसटी की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होगा। अगर किसी क्षेत्र में ज़्यादा पॉपुलेशन है किसी भी एसटी की, तो उसको हम रिजर्व कर देंगे, ठीक है। अब एसटी के लिए क्या है, कॉन्स्टिट्यूंसीज हैव अ हाईएस्ट पॉपुलेशन, हाईएस्ट पॉपुलेशन होगी तो उसको रिजर्व कर देंगे। इसमें भी सेम है, ठीक। आगे जानते हैं, अब वुमेन्स आर गिवन रिजर्वेशन इन लोकल इलेक्शंस। अब हमने वुमेन्स को भी रिजर्वेशन दे रखा है लोकल इलेक्शंस में, ये ओनली लोकल इलेक्शंस में है, ये हमारा लोकसभा इलेक्शंस में नहीं है, लोकल इलेक्शंस में है। जैसे कि हमने जान लिया कि डिलिमिटेशन का फंक्शन क्या होता है, वो हमारी इंडिया में ऑल ओवर कॉन्स्टिट्यूंसीज को बनाता है कि ये किसको रिजर्व करना है, किसको रिजर्व नहीं करना है।
तो अब उस आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या है? इसमें क्या होता है, कुछ नहीं, एक टर्म है जिसका मतलब है कि जो भी अडल्ट सिटीजन है उनको जो एलिजिबल है वोट करने के लिए, बस इतना ही लिखा है इसमें। इसमें क्या लिखा है, इट एंश्योर दैट ऑल सिटीजन्स आर एबल टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। मतलब इसमें क्या होता है, जो अडल्ट सिटीजन्स हैं वो इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा जान लेते हैं ये क्या है, राइट टू वोट टू ऑल सिटीजन्स। अब हमारे इंडिया में जैसे आपको पता है कि हमें राइट टू वोट दिया है, ठीक है। अब पहले 1989 से पहले ये एज हुआ करती थी 21, लेकिन अमेंडमेंट 61 में इसको रिड्यूस करके 80 रख दिया। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रख सकते हो। अब हमें पता तो होना चाहिए कि भैया आप इलेक्शन लड़ोगे, आप इलेक्शन कंटेस्ट करोगे तो उसकी कुछ ना कुछ तो रिक्वायरमेंट होंगी। तो रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे इसमें लोकसभा की दी गई है कि कैंडिडेट मस्ट बी एट द एटलीस्ट 25 ईयर्स। जो कैंडिडेट लोकसभा इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहता है उसकी एज मिनिमम 25 ईयर होनी चाहिए, 25 तो होनी चाहिए। और इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन दी गई हैं, जैसे कि देयर इज़ अ लीगल प्रोहिबिशन दैट अ पर्सन हु हैज़ अंडरगोन इम्प्रिजन 2 and more years। अगर कोई व्यक्ति जेल में रहा है 2 या 2 से ज़्यादा से, तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। और क्या उसमें और बात कही गई है कि देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शंस इनकम, एजुकेशन, क्लास, जेंडर। मतलब इनकम में कि आपके पास कितना पैसा है, कम है या ज़्यादा है, आपकी एजुकेशन क्या है, आप पढ़े हो नहीं हो, आप कौन सी जेंडर के हो, महिला हो पुरुष हो, कौन सी समुदाय से आते हो, कौन सी कम्युनिटी से आते हो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिस्ट्रिक्शन कहाँ है, वो सिर्फ यही है कि अगर आप जेल में गए हो 2 से 2 साल से, आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। अब ये कुछ बेसिक सी चीज़ें आप देख सकते हो, जैसे कि प्रेसिडेंट की एज क्या है, प्रेसिडेंट बनने के लिए एज कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए, 35 ईयर्स, वाइस प्रेसिडेंट के लिए 35, राज्यसभा के लिए 30, जो आप देख सकते हो आगे। जैसे कि आपने देखा कि हमारे इंडिया में FATV सिस्टम है, ठीक है। तो हमारे इंडिया में लोकसभा इलेक्शंस होते हैं, असेंबली इलेक्शंस होते हैं। तो भैया इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, इनकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा कि इनको कंडक्ट कराने के लिए? तो हमारे इंडिया में एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 324, ये कहता है कि हमारे इंडिया में एक ऐसी इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए जो कि एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले हमारे इंडिया में इलेक्शंस को कंडक्ट कराने के लिए। इंडिपेंडेंट बॉडी टू सुपरवाइज एंड कंडक्ट द इलेक्शंस। जी कैसे कमीशन है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि भैया हम कराएंगे इलेक्शंस, ठीक है। अब हम इस वीडियो में सिर्फ यही समझेंगे कि इलेक्शन कमीशन के बारे में, इसका फंक्शन क्या है, इसका रिफॉर्मेशन क्या है, वो समझेंगे, ठीक है। आर्टिकल 324 ये कहता है कि हमारे देश में एक ऐसा इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए। कौन से इलेक्शन को, जैसे कि पार्लियामेंट इलेक्शन यानी लोकसभा इलेक्शंस को, स्टेट असेंबली यानी MLA के इलेक्शंस को, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के, वाइस प्रेसिडेंट के, तो इनके लिए ये अकाउंटेबिलिटी लेता है। आगे कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशन इन एवरी स्टेट्स, सभी स्टेट्स में चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। जैसे हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, तो इन सबों में एक एक इलेक्शन कमिश्नर है। और आगे कह रहे हैं कि दिस कमीशन इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट द लोकल इलेक्शन या पंचायत इलेक्शंस। यानी ये इलेक्शन कहता है कि भैया हम लोकल गवर्नमेंट में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते भैया, हम तो सिर्फ लोकसभा की लेंगे या स्टेट असेंबली की लेंगे, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि दिस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन आइदर बी सिंगल मेंबर्ड या मल्टी मेंबर। यानी या तो ये कमीशन सिंगल मेंबर हो सकता है या मल्टी मेंबर हो सकता है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं 1989 से पहले इसमें सिंगल मेंबर था, यानी ये सिंगल मेंबर बॉडी थी, लेकिन 1989 के बाद ये मल्टी मेंबर हो गई, फिर 1993 की फिर मल्टी मेंबर हो गई, फिर बाद में सिंगल मेंबर हो गई, ठीक है। होता क्या है कि इस कमीशन में इसका कंपोजिशन कैसा है कि इसमें एक इलेक्शन कमिश्नर होगा और अदर कमिश्नर होंगे, ठीक है। बोथ हैव अ इक्वल पावर टू टेक ऑल डिसीजंस रिगार्डिंग द इलेक्शंस एज अ कलेक्टिव बॉडी। अब ये दोनों मिलजुल कर ही, दोनों के पास सेम पावर है कि दोनों एक डिसीजन ले सकते हैं। आगे कह रहे हैं कि भैया जो इलेक्शन कमीशन का जो चेयरमैन है उसका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, तो उसका अपॉइंटमेंट होगा प्रेसिडेंट के द्वारा। जो हमारे इंडिया का जो प्रेसिडेंट होगा वो उसका करेगा अपॉइंटमेंट, किसके एडवाइस पर, काउंसिल मिनिस्टर के एडवाइस पर और प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर, ठीक। आगे कह रहे हैं अब इसका एक थोड़ा दिक्कत सी है, क्योंकि दिक्कत क्यों है, क्योंकि पार्टी कैन अपॉइंट अ पार्टीसन पर्सन टू द कमीशन विच कैन फेवर देम इन द इलेक्शंस। अब इसकी प्रॉब्लम ये है कि मतलब कि अगर कोई इलेक्शन चेयरमैन को अगर काउंसिल मिनिस्टर्स अपॉइंट करवाएंगे तो वो एक उन्हीं को करवाएंगे जो उन्हें हेल्प करे इलेक्शंस में, तो ये थोड़ा उनके लिए दिक्कत सी है। इसलिए थोड़ा इसमें सजेशन दिया गया है, एक सुझाव दिया गया है कि अपॉइंटमेंट शुड बी ऑन द एडवाइस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन
और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी एक सजेशन दिया गया है, एक रिफॉर्मेशन दिया गया है कि इलेक्शन कमिश्नर का जो चेयरमैन है उसका अपॉइंटमेंट या तो लीडर ऑफ अपोजिशन के द्वारा होना चाहिए या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा होना चाहिए। ठीक है, अब जो चेयरमैन है उसके बारे में दे रखा है कि देर आर अपॉइंटमेंट फॉर 6 ईयर, 6 साल के लिए उनको अपॉइंटमेंट किया जाएगा। ठीक है, उनकी एज मिनिमम 65 तक होगी। और इसमें लिखा गया है कि आफ्टर डैट द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो हमारे इंडिया का जो इलेक्शन कमिश्नर का चेयरमैन है उसको रिमूव किया सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। अब ये 3 कुछ बेसिक फैक्ट दिए गए हैं, जैसे कि हु वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, सुकुमार सेन। हमारे भारत की पहली महिला इलेक्शन कमिश्नर की चेयरमैन कौन थी, वीएस रामा देवी। ठीक है, अभी करंट में कौन है, राजीव कुमार, जो आप देख सकते हो। हमने जाना कि भैया वो जो हमारा इलेक्शन कमिश्नर है उसका हमने जाना कंपोजिशन कैसा है, उसके जो चेयरमैन है उनका अपॉइंटमेंट कैसा होता है, उसका बेसिक फंक्शन क्या होता है, वो किसके लिए अकाउंटेबिलिटी रहता है, और उसके जो चेयरमैन की टर्म लिमिट क्या होती है। अब हम समझेंगे कि भैया इसका फंक्शन क्या होता है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, वो हम इसमें समझेंगे। ठीक है, इट सुपरवाइज द प्रिपरेशंस अप टू डेट वोटर लिस्ट। ये प्रिपरेशन करती है कि वोटर लिस्ट की करेगी प्रिपरेशन। इट मेक्स एवरी एफर्ट टू इंश्योर दैट वोटर लिस्ट इन फ्री एंड एरर नॉन एग्जिस्टेंस पर्सन नेम ऑफ रजिस्टर्ड। मतलब जो वोटर अभी है नहीं है उनको रजिस्टर नहीं करेगी, जो है उनके नाम करेगी। मतलब जो वोटर की लिस्ट को प्रिपेयर करती है ये। ठीक है, टाइमिंग ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन का टाइमिंग क्या रहेगा। ठीक है, और जो नोटिफिकेशन क्या रहेगा इलेक्शन का, जो नॉमिनेशन की फिल डेट क्या रहेगी, लास्ट डेट क्या रहेगी, और जो रिजल्ट का डेट क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन करती है। और क्या करती है, इनके अलावा भी और कुछ करती है, जैसे कि इट कैन पोस्टपोन द इलेक्शन, इट कैन पोस्टपोन द इलेक्शंस इन एंटायर कंट्री और स्पेसिफिक एरिया कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑन द ग्राउंड दैट एटमोसफेयर इज नॉट वैलिडेड। मतलब जो इलेक्शन कमिश्नर है, जो इलेक्शन कमीशन है, वो इलेक्शन को बीच में रोक सकती है अगर उन्हें ऐसा लगा कि जो इलेक्शन है वहाँ का जो माहौल सही नहीं है। और आगे कह रहे हैं कि इट कैन इम्प्लीमेंट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पार्टीज़ या कैंडिडेट। यानी ये पार्टीज़ के ऊपर एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ला सकती है, या पार्टी के ऊपर या कैंडिडेट के ऊपर। इसको शायद कुछ हिंदी में कहते हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि इट कैन ऑल्सो रीपोल एंड रिकाउंट द वोटर्स। या तो रीपोल करा सकती है और या फिर ये री वोट करा सकती है। वेयर इट फील्स दैट इलेक्शन इज नॉट कंडक्ट फेयर एंड जस्ट। जब इसे लगा कि इलेक्शंस फेयर तरीके से नहीं हुए, जस्ट तरीके से नहीं हुए, तो ये इलेक्शन के जो वोटर्स है उनको दोबारा से काउंट करा सकती है। आगे कह रहे हैं कि इट ऑल्सो रिकॉग्नाइज अ पॉलिटिकल पार्टी एंड अलाउड द सिम्बल्स टू ईच ऑफ देम। ये सभी पार्टी को एज अ सिम्बल्स देती है। ठीक है, और इलेक्शन कमीशन हैज़ पावर टू कंट्रोल द ओवर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स। इट कैन ट्रांसफ़र स्टॉप ट्रांसफ़र। अभी जो उसके जो वर्कर्स हैं, जो उसके सर्वेंट हैं, उनको ट्रांसफ़र कर सकती है। ठीक है, अब समझेंगे भैया हम जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसके चैलेंजेस कौन से हैं, इनको कौन सी डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ता है इलेक्शन के दौरान, तो वो हम इसमें समझेंगे। यहाँ कह रहे हैं, अब ऑब्वियसली बात है भैया, इतना बड़ा कमीशन है हमारे इंडिया में, 140 करोड़ की आबादी है, तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत आएगी इस कमीशन को, है ना। तो इलेक्शन कमीशन हैज़ फेस्ड मैनी डिफ़िकल्टीज सिचुएशन सच आ होल्डिंग इलेक्शंस इन मिलिटेंसी एरिया। मतलब हमारी इंडिया में कुछ जो मिलिटेंसी एरिया हैं वहाँ इलेक्शन कंडक्ट कराने में उन्हें बहुत दिक्कत आती है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है, आसाम है, अभी फ़िलहाल तो मणिपुर है। अब मणिपुर में इलेक्शन कराना बहुत डिफ़िकल्ट सा हो जाता है, तो ये उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट सा है। आगे कह रहे हैं कि इट ऑल्सो फेस्ड डिफ़िकल्ट सिचुएशन टू पोस्टपोन द इलेक्शन। अब मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारे इंडिया में कोई अच्छा मतलब इलेक्शंस के दौरान कोई अगर बड़े लीडर की या मृत्यु हो जाती है, कोई अच्छे प्राइम मिनिस्टर की या किसी भी की मृत्यु हो जाती है, तो इनको इलेक्शन को बीच में ही रोकना पड़ता है। अब इसमें एक एग्जांपल दिया है, जैसे कि 1991 में क्या हुआ था, जब राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ था, तो इनको इलेक्शन बीच में ही रोकना पड़ा। ठीक है, और आगे ने और एग्जांपल दिया, जैसे कि जब गुजरात असेंबली डिसॉल्व हो गई थी, जब इनको एक अनदर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। ठीक है, वही सारी चीज़ दी गई हैं, आगे देखते हैं। ठीक, अब हम समझेंगे भैया जो इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया है, जो हमारी इलेक्शन कमीशन है, उसके क्या रिफॉर्मेशन आने चाहिए उसमें, मतलब उसमें क्या रिफॉर्म आने चाहिए, उसमें क्या सुझाव आने चाहिए, तो वही कुछ पॉइंट्स हैं क्या आने चाहिए वो हम समझते हैं। जैसे कि पहला क्या कह रहा है कि आर सिस्टम ऑफ इलेक्शन शुड बी चेंज्ड फ्रॉम एफिटिव सिस्टम टू पीआर सिस्टम।
बिकॉज द पार्टी गेट सीट्स इन द प्रोपोर्शंस ऑफ वोट। ठीक, इसमें ये कहना चाह रहा है कि हमारी इंडिया में जो एफिटिव सिस्टम है उसको पीआर सिस्टम में होना चाहिए। अब ये क्यों होना चाहिए, इसका रीज़न दिया है, मैं आपको बता रहा हूँ। पहले पॉइंट में ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी इंडिया को, मतलब यहाँ ये सारे सुझाव दिए गए हैं, एक ऐसा सजेशन है, ये हमारे अभी है नहीं है, एक ऐसा सजेशन दिए गए हैं कि ऐसा होना चाहिए। पहला कह रहे हैं कि हमारे इंडिया में जो एफिटिव सिस्टम है, इलेक्शन सिस्टम है, उसको चेंज होना चाहिए, पीआर सिस्टम है। अब पीआर सिस्टम में क्या होता है, सीट दी जाती है किसके अकॉर्डिंग, वोट के अकॉर्डिंग, कि आपका कितना % वोट आया है। ठीक है, लेकिन ये चेंज करना क्यों चाह रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा इसलिए कह रहे हैं, जैसा आपको पता है कि हमारे इंडिया में जैसे कि मान लीजिए क्या होता है, एफिटिव सिस्टम है, उसमें क्या होता है, अगर कोई कैंडिडेट हाईएस्ट नंबर वोट लाता है वो विनर है। मान लीजिए कैंडिडेट ए है, इसने 5 लाख वोट लिए, अब कैंडिडेट बी है, इसने लिए 4,99,999, तो जीता तो उसके अकॉर्डिंग तो ये जीता ना, तो इसके सारे वोट तो वेस्टेज हो गई है, ये सारे वोट तो वेस्ट हो गए ना, ख़राब हो गए, इनका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं लोगों ने इनको भी तो भैया इंपॉर्टेंस दी है। लेकिन एफिटी में क्या होता है कि भैया इसकी जीता, तो इसलिए कहना चाह रहे हैं कि एफिटी में कहीं ना कहीं वोटर का वेस्टेज होता है। लोगों ने भैया इसको भी तो प्रेफरेंस दी, लेकिन उसके अकॉर्डिंग तो ये जीत गए, तो इसलिए कहना चाह रहे हैं कि एफिटी सिस्टम को पीआर सिस्टम होना चाहिए कन्वर्ट। सेकंड पॉइंट में क्या कहना चाह रहे हैं, सेकंड में ये कहना चाह रहे हैं कि देयर शुड बी स्पेशल प्रोविजन टू एंश्योर दैट एटलीस्ट 1/3 वुमेन आर इलेक्टेड टू द लोकसभा। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट ने वुमेन्स को 1/3 सीट्स दी गई हैं लोकल गवर्नमेंट में, लोकसभा में नहीं दी, लोकल गवर्नमेंट में दी गई हैं। तो कहना चाह रहे हैं कि भैया लोकसभा में भी होना चाहिए, लोकसभा में एक्चुअली अभी है नहीं है, होना चाहिए, सजेशन ऐसा ही। और कह रहे हैं कि देयर शुड बी रिस्ट्रिक्ट प्रोविजन टू कंट्रोल रोल ऑफ मनी इन इलेक्ट्रो पॉलिटिक्स। मतलब मनी का कोई कंट्रोल होना चाहिए, मनी का रोल नहीं होना चाहिए पॉलिटिक्स में। और आगे कह रहे हैं कि कैंडिडेट विथ एनी क्रिमिनल केसेस शुड बी बेयर्ड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस इवन इफ देयर अपीलिंग इज पेंडिंग बिफोर द कोर्ट। मतलब जो कैंडिडेट क्रिमिनल है, ठीक है, उसको भैया इलेक्शन को लड़ने के लिए अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन इंडिया में हमारा ऐसा जनरली होता है कि जो इलेक्शन में भैया जो कैंडिडेट उसके साथ मतलब बहुत सारे केस हैं, वो फ्री लड़ रहा है इलेक्शन। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि देयर शुड बी कंप्लीट बैन ऑन द यूज़ ऑफ कास्ट एंड रिलीजन अपील इन द कैंपेनिंग। आपने जैसे देखा होगा कि हमारे इंडिया में कैंपेनिंग में क्या होता है, लोग वोट मांगते हैं कास्ट के अकॉर्डिंग, रिलीजन के अकॉर्डिंग, हिंदू मुस्लिम, तो ये हमारा बैन होना चाहिए। ठीक है, और आगे कह रहे हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शुड बी ऑन द एडवाइस ऑफ लीडर अपोजिशन और सीजीआई। ये वही पहले वाला इसमें दे दिया है कि जो अपॉइंटमेंट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, वो इनके अकॉर्डिंग होना चाहिए, इनकी एडवाइस पर होना चाहिए। किसके एडवाइस पर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एडवाइस पर और लीडर अपोजिशन के एडवाइस पर। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर हमारा बहुत ईजी था, हमने कवर कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हो, अगर नहीं अच्छी लगी हो तो आप डिसलाइक कर सकते हो। अदरवाइज थैंक यू।